बहुत समय पहले पहाड़ों और बादलों के बीच एक ऐसी घाटी छिपी थी जिसका नाम था चांदवन। वहां सूरज की रोशनी देर से पहुंचती थी और चांद की चांदी सबसे पहले उतरती थी। उस घाटी के बीचों बीच एक नीला जंगल था, जहां पेड़ों की पत्तियां रात में चमकती थीं और हवा बहती तो ऐसा लगता जैसे हजारों घंटियां एक साथ बज उठी हों। उस जंगल के बीच एक पत्थर का प्राचीन स्तंभ खड़ा था, जिसकी चोटी पर सदियों से एक सफेद लौ जलती रहती थी। कहते थे जब तक वह लौ जलती रहेगी, चांदवन सुरक्षित रहेगा। चांदवन के किनारे बसे एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी, अनाया। उसकी आंखों में हमेशा सवाल तैरते रहते थे और मन में उन रास्तों की बेचैनी थी जो नक्शों में नहीं बने होते। गांव के बुजुर्ग उसे अक्सर चेतावनी देते, नीले जंगल के भीतर मत जाना। वहां रास्ते चलते चलते बदल जाते हैं और हर लौटने वाला पहले जैसा नहीं रहता। लेकिन अनाया को बचपन से उस सफेद लौ के बारे में सुनना सबसे प्रिय था। उसकी दादी कहा करती थी, वह सिर्फ आग नहीं है, वो जंगल की सांस है। और जिस दिन वह बुझी, आसमान धरती से अपना रिश्ता तोड़ देगा। उस रात चांद पूरा था। घाटी दूधिया रोशनी से भरी हुई थी। अनाया अपनी खिड़की पर बैठी जंगल की तरफ देख रही थी कि तभी उसने कुछ अजीब देखा। दूर पहाड़ी के ऊपर, जहां सफेद लौ हमेशा चमकती थी, वहां अंधेरा था। पहले उसे लगा बादल होगा, फिर उसने आंखें मलकर दोबारा देखा। स्तंभ दिख रहा था, लेकिन उसकी चोटी पर कोई रोशनी नहीं थी। लौ बुझ चुकी थी। उसी क्षण हवा रुक गई। जंगल की घंटियां शांत हो गईं। पेड़ों की चमक बुझने लगी और आसमान में फैला पूरा चांद एक काले साए में गिरने लगा। गांव में अचानक अफरा तफरी मच गई। दरवाजे बंद होने लगे, मशालें जलाई जाने लगीं, लोग चौक की ओर भागे। किसी ने कांपती आवाज में कहा, ये वही रात है जिसकी भविष्यवाणी थी। अनाया भी भीड़ के पीछे पहुंची। गांव का सबसे बूढ़ा रक्षक कांपते हाथों से आसमान की ओर देख रहा था। उसकी आंखों में डर साफ था। लौ बुझ गई है, उसने कहा, और अगर अगली 3 रातों में उसे फिर नहीं जलाया गया, तो चांदवन हमेशा के लिए अंधेरे में डूब जाएगा। भीड़ में सन्नाटा छा गया। लेकिन उसे जला कौन सकता है? किसी ने पूछा। रक्षक ने धीरे धीरे सबकी तरफ देखा, फिर उसकी नजर अनाया पर टिक गई। जिसे जंगल खुद बुलाए। अनाया का दिल जोर से धड़क उठा। उसी पल उसके गले में पहना पुराना चांदी का लॉकेट गर्म होने लगा। उसने उसे पकड़ा तो पाया कि उसमें हल्की नीली रोशनी चमक रही थी, वैसे ही जैसी जंगल के पेड़ों में हुआ करती थी। भीड़ एक कदम पीछे हट गई और तभी दूर जंगल की तरफ से एक भारी गर्जना सुनाई दी, ऐसी गर्जना जैसी इस घाटी ने सदियों से नहीं सुनी थी। पेड़ों के बीच 2 सुनहरी आंखें चमकीं और फिर अंधेरे में गायब हो गईं। अनाया समझ गई, जंगल ने उसे बुला लिया था। रात और गहरी हो चुकी थी। गांव के चौक में जलती मशालों की लौ हवा के बिना भी कांप रही थी। हर चेहरा डरा हुआ था, लेकिन सबकी नजरें अनाया पर टिकी थीं। उसके हाथ में पकड़ा चांदी का लॉकेट अब पहले से ज्यादा चमक रहा था, जैसे उसके भीतर कोई छोटी सी धड़कती हुई चिंगारी कैद हो। गांव का बूढ़ा रक्षक उसके पास आया। उसकी झुकी पीठ और कांपते हाथों में भी एक अजीब दृढ़ता थी। उसने धीरे से लॉकेट को देखा और फुसफुसाया, मैंने इसे पहले देखा है, बहुत साल पहले, आखिरी रक्षक के गले में। अनाया ने चौंक कर उसकी ओर देखा। लेकिन ये तो मेरी दादी का था। रक्षक ने सिर हिलाया। और उनसे पहले उनकी माँ का। यह विरासत नहीं, संकेत है। चांदवन जब अपने लिए किसी को चुनता है, तो पहले ये जागता है। अनाया कुछ कह पाती, उससे पहले फिर वही गर्जना सुनाई दी। इस बार पहले से और पास। गांव के पीछे फैले नीले जंगल की सीमा पर पेड़ झुकने लगे। सूखी पत्तियां जमीन पर गोल गोल घूमने लगीं, जबकि हवा अब भी थमी हुई थी। लोग अपने घरों में भागने लगे। रक्षक ने जल्दी से अपनी कमर से बंधी एक छोटी सी लकड़ी की छड़ी निकाली। उसकी नोक पर चांद के आकार का चिन्ह बना था। उसने वह अनाया की ओर बढ़ा दी। इसे साथ रखना, ये चांददंड है। जंगल इसे पहचानता है। लेकिन मैं अकेली वहां कैसे जाऊंगी? अकेली नहीं,
रक्षक बोला, जंगल कभी किसी को सचमुच अकेला नहीं छोड़ता, अगर उसका इरादा साफ हो। अनाया ने छड़ी थाम ली। जैसे ही उसकी उंगलियां उससे छुईं, उसकी सतह पर नीली रेखाएं चमक उठीं। चौक में खड़े बचे हुए लोग डर से पीछे हट गए। आसमान में चांद अब आधा काला पड़ चुका था। रक्षक ने उसकी ओर देखकर कहा, 3 रातें हैं। सफेद लौ को फिर से जलाने के लिए तुम्हें चंद्रशिला तक पहुंचना होगा। वही पत्थर उस लौ को जन्म देता है, लेकिन वह नीले जंगल के पार है और उसके रास्ते की रक्षा निशाग्नि करती है। निशाग्नि? अनाया ने पूछा। रक्षक की आंखें जंगल की ओर उठीं। सुनहरी आंखों वाला रक्षक, आधा पशु आधा छाया। सदियों से वह चंद्रशिला की रखवाली करता है। अनाया का गला सूख गया। फिर उसने एक बार अपने गांव की तरफ देखा, मिट्टी के घर, बंद दरवाजे, कांपती मशालें, और वह घाटी जिसमें अब धीरे धीरे अंधेरा उतर रहा था। अगर वह नहीं गई तो शायद सुबह कभी नहीं आएगी। उसने अपनी चादर कसकर ओढ़ी और बिना पीछे देखे जंगल की ओर चल पड़ी। जैसे ही उसने नीले जंगल की सीमा पार की, उसके पीछे का शोर गायब हो गया। सब कुछ शांत हो गया, सिर्फ उसके कदमों की आवाज़ और दूर कहीं टपकते पानी की धुन। पेड़ों की चमक अब बहुत फीकी थी। उनकी टेढ़ी शाखाएं ऐसे झुकी थीं जैसे किसी अजनबी को परख रही हों। जमीन पर सफ़ेद धुंध फैली थी जो उसके टखनों से लिपटती जा रही थी। तभी उसके हाथ का चांददंड चमका। उसकी रोशनी धुंध को चीरती हुई आगे बढ़ी और उसने सामने देखा। पेड़ों के बीच पत्थरों से बना एक रास्ता था जो पहले वहां नहीं था, और उस रास्ते के बीचों बीच जमीन पर किसी विशाल पंजे के ताज़ा निशान चमक रहे थे, नीली आग की तरह। निशाग्नि उसका इंतजार कर रही। अनाया कुछ पल वहीं खड़ी रही। पत्थरों का रास्ता धुंध के भीतर दूर तक खोया हुआ था और उस पर बने विशाल पंजों के निशान नीली आग की तरह चमक रहे थे। हर निशान मानो अभी अभी बना हो। उसने चांददंड को थोड़ा ऊपर उठाया। उसकी रोशनी फैलते ही धुंध पीछे हटने लगी, लेकिन सिर्फ उतनी ही जितनी उसके अगले कदम के लिए जरूरी थी। उसने पहला कदम रखा। नीचे का पत्थर हल्का गर्म था। दूसरा कदम रखा और पीछे मुड़कर देखा। रास्ता गायब हो चुका था। अब लौटना संभव नहीं था। जंगल की गहराई में जाते जाते पेड़ों के तने चौड़े होते गए। उनकी छाल पर चांदी जैसी नसें चमक रही थीं। कहीं कहीं पेड़ों के भीतर से धीमी फुसफुसाहटें सुनाई देती, जैसे हवा नहीं, यादें बोल रही हों। अनाया ने कान लगाए, मगर शब्द समझ में नहीं आए। अचानक उसके सामने रास्ता 2 हिस्सों में बंट गया। एक ओर नीली रोशनी थी, दूसरी ओर सफ़ेद। वह ठिठक गई। तभी उसके लॉकेट से गर्माहट उठी। वह सफ़ेद रोशनी की तरफ झुक गया, जैसे किसी अदृश्य धागे से खींच रहा हो। अनाया ने बिना सोचे उसी दिशा में कदम बढ़ा दिए। कुछ दूर जाने पर जंगल अचानक खुल गया। सामने पानी का एक गोल ताल था, पूरी तरह स्थिर। इतना शांत कि उसमें आसमान का काला पड़ता चांद बिल्कुल साफ दिख रहा था। किनारों पर सफ़ेद पत्थर जड़े थे और उनके बीच छोटी छोटी नीली जुगनुओं जैसी रोशनियां तैर रही थीं। ताल के बीचों बीच एक पत्थर का मेहराब खड़ा था और उसके नीचे कोई बैठा था। अनाया धीरे धीरे आगे बढ़ी। वो एक बूढ़ी स्त्री थी, लंबे सफ़ेद बाल पानी को छू रहे थे। उसकी आंखें बंद थीं और हथेलियां ताल की सतह पर रखी थीं, जैसे वह पानी से बात कर रही हो। अनाया के कदमों की आहट पर उसकी आंखें खुलीं। उनकी पुतलियां चांदी जैसी थीं। तुम आ गई, उसने बिना आश्चर्य के कहा। अनाया रुक गई। आप मुझे जानती हैं? बूढ़ी स्त्री हल्के से मुस्कुराई। मैं चांदवन की स्मृति हूँ, जो इस जंगल में जन्मा, जो खोया और जो आने वाला है, सब पानी याद रखता है। सफ़ेद लौ बुझ गई है, अनाया बोली, मुझे उसे फिर जलाना है। हाँ, स्त्री ने कहा, लेकिन लौ आग से नहीं जलेगी। अनाया चुप रही। उसे जगाने के लिए चंद्रशिला चाहिए, और चंद्रशिला सिर्फ उसी को मिलती है जो अपना सबसे प्रिय त्याग सके। अनाया का दिल बैठ गया। क्या त्याग? स्त्री ने उसकी ओर देखा। ये जंगल हर किसी से अलग कीमत मांगता है। किसी से आवाज़, किसी से स्मृति, किसी से सपना। ताल का पानी अचानक कांप उठा। लहरों के बीच एक चेहरा उभरा।
अनाया की सांस थम गई। वो उसकी दादी थीं, वैसी ही आंखें, वैसी ही मुस्कान, वही चांदी का लॉकेट, बस उनके गले में। दादी, अनाया के होंठ कांपे। बूढ़ी स्त्री की आवाज धीमी हुई। उन्होंने भी यह रास्ता तय किया था, लेकिन लौट नहीं सकी। अनाया की आंखें भर आईं। क्या वे यही हैं? वे चांदवन का हिस्सा है अब। ताल का पानी फिर शांत हो गया। चेहरा गायब हो गया। बूढ़ी स्त्री उठी। उसकी लंबी चादर पानी पर तैर रही थी। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी हथेली में एक पारदर्शी चाबी रखी थी, बर्फ जैसी चमकती हुई। इसे लो, ये चंद्रद्वार खोलेगी। उसके पार चंद्रशिला है। अनाया ने कांपते हाथों से चाबी ले ली। लेकिन सावधान, स्त्री ने कहा, चंद्रद्वार के उस पार रास्ते नहीं, तुम्हारे डर चलते हैं। उसी क्षण जंगल में फिर वही गर्जना गूंजी। इस बार इतनी पास कि ताल का पानी कांप उठा। पेड़ों के बीच दो सुनहरी आंखें चमकीं, और धीरे धीरे अंधेरे से उसका विशाल शरीर बाहर आया। काले धुएं से बनी अयाल, चांदी जैसे पंजे और आंखें जैसे पिघला हुआ सोना। निशाग्नि सामने खड़ी थी। निशाग्नि ताल के किनारे खड़ी थी। उसका विशाल शरीर रात से भी गहरा था, लेकिन उसकी अयाल धुएं की तरह हिल रही थी, जैसे उसके भीतर आग नहीं, तूफान जल रहा हो। उसकी सुनहरी आंखें सीधे अनाया पर टिकी थीं। ताल का स्थिर पानी उसके पंजों की आहट से कांप रहा था। अनाया का गला सूख गया। चांददंड उसकी पकड़ में कांपने लगा। बूढ़ी स्त्री पीछे हट गई। उसके चेहरे पर भय नहीं था, सिर्फ प्रतीक्षा। निशाग्नि ने धीरे से अपना सिर झुकाया और हवा को सूंघा। फिर उसकी नज़र अनाया के गले में चमकते लॉकेट पर टिक गई। एक पल को पूरा जंगल शांत हो गया। फिर उसने ऐसी दहाड़ लगाई कि पेड़ों से नीली पत्तियां टूटकर बारिश की तरह गिरने लगीं। अनाया पीछे हट गई, लेकिन उसके पैर पत्थर से टकराए और वह ताल के किनारे गिर पड़ी। उसके हाथ से पारदर्शी चाबी छूटकर पानी की ओर फिसली। उसने झपटकर उसे पकड़ लिया, बस 1 इंच पहले। निशाग्नि उसकी ओर बढ़ी। एक कदम, फिर दूसरा। उसके पंजों के नीचे पत्थरों पर नीली चिंगारियां फूट रही थीं। अनाया ने चांददंड सामने कर दिया। उसकी नोक तेज नीली रोशनी से भर उठी। रोशनी सीधी निशाग्नि की आंखों पर पड़ी। वह रुकी। दहाड़ अचानक थम गई। कुछ पल तक वह उसे देखती रही। फिर धीरे धीरे उसने अपना सिर और नीचे झुका दिया, जैसे पहचान रही हो। अनाया की सांसें तेज थीं। वो समझ नहीं पा रही थी ये हमला था या परीक्षा। तभी उसके लॉकेट से एक तीखी चमक निकली। वही नीली रोशनी निशाग्नि की अयाल पर पड़ी और वहां एक चिन्ह उभर आया, अर्धचंद्र के भीतर जलती हुई लौ। ठीक वही चिन्ह जो चांददंड पर बना था। निशाग्नि पीछे हट गई। उसकी आंखों की कठोरता पिघल गई, और फिर अविश्वसनीय रूप से वह अनाया के सामने बैठ गई। जंगल की रक्षक उसके सामने झुकी हुई थी। अनाया ने धीरे धीरे हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां निशाग्नि के माथे को छू गईं। उसकी त्वचा गर्म थी, जैसे किसी पत्थर के भीतर आग बह रही हो। जैसे ही उसने उसे छुआ, उसकी आंखों के सामने सब बदल गया। उसे दिखाई दिया सदियों पुराना चांदवन, जलती हुई सफेद लौ, आसमान से गिरता काला धुआं, और एक स्त्री गले में वही लॉकेट पहने चंद्रशिला को स्तंभ तक ले जाती हुई। वो उसकी दादी थीं। फिर दृश्य टूट गया। अनाया हांफती हुई पीछे हटी। निशाग्नि उठ खड़ी हुई और ताल के पार पत्थर के मेहराब की ओर चलने लगी। 2 कदम चलकर उसने पीछे मुड़कर देखा, जैसे उसे साथ आने का संकेत दे रही हो। बूढ़ी स्त्री मुस्कुराई। जंगल ने तुम्हें स्वीकार कर लिया है। ये मेरी मदद क्यों कर रही है? क्योंकि यह तुम्हारी शत्रु नहीं, स्त्री बोली, यह अंतिम रक्षक है। और अब ये तुम्हें वहां ले जाएगी जहां कोई मनुष्य सदियों से नहीं पहुंचा। निशाग्नि मेहराब के नीचे जा खड़ी हुई। अनाया भी उसके पीछे पहुंची। पत्थर का मेहराब पहली नज़र में साधारण लगता था, लेकिन पास जाकर देखा तो उस पर असंख्य चमकते चिन्ह खुदे थे, तारे, लपटें, आंखें और अर्धचंद्र। बीच में एक छोटा सा ताले जैसा निशान बना था। अनाया ने कांपते हाथ से पारदर्शी चाबी उठाई और उस निशान में लगा दी। चाबी घूमी। पूरा जंगल कांप उठा।
ताल का पानी ऊपर उठने लगा, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे आसमान की ओर खींच रहा हो। मिहराब के भीतर अंधेरा नहीं, बल्कि घूमती हुई चांदी की रोशनी भर गई। हवा अचानक लौट आई, चांदन तेज चमकने लगा, और उस रोशनी के भीतर दूर कहीं पहाड़ों के बीच एक चमकता हुआ महल दिखाई दिया। चंद्रशिला वहीं थी, लेकिन उसी क्षण आकाश में काले बादलों के भीतर दो विशाल लाल आंखें खुली और एक भारी आवाज जंगल में गूंज उठी। रास्ता खुल चुका है, अब मैं भी आ सकता हूँ। आवाज इतनी गहरी थी कि जमीन कांप उठी। ताल का पानी उफनने लगा और पेड़ों की नीली चमक एक एक कर बुझती चली गई। अनाया ने सिर उठाकर आसमान की ओर देखा। काले बादलों के बीच वे दो लाल आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं, विशाल, जागती हुई और सीधे उसी को देखती हुई। निशाग्नि गर्जी, उसकी अयाल से नीली चिनगारियां निकली और हवा में घूमने लगीं। वह मिहराब के सामने इस तरह खड़ी हो गई जैसे उस रोशनी के द्वार को अपने शरीर से ढांक लेना चाहती हो। बूढ़ी स्त्री की आवाज पहली बार कांपी। वह जाग गया। कौन? अनाया ने पूछा। व्योमासुर, उसने धीमे से कहा, छाया का राजा, जिसे सदियों पहले सफेद लौ ने बांध दिया था। लौ बुझते ही उसकी कैद भी टूटने लगी। आसमान में बिजली चमकी, लाल आंखें कुछ पल के लिए और स्पष्ट हो गईं। उनके पीछे बादलों जैसा नहीं, बल्कि किसी विशाल पंखों वाला आकार हिलता दिखा। अनाया की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। अगर वह चंद्रशिला तक पहुंच गया, बूढ़ी स्त्री बोली, तो वह उसे तोड़ देगा और फिर चांदवन नहीं बचेगा। निशाग्नि ने दहाड़कर मेहराब की ओर देखा, जैसे कह रही हो अभी। अनाया ने बिना देर किए कदम आगे बढ़ाया। जैसे ही वह मेहराब के भीतर दाखिल हुई, उसके चारों ओर घूमती चांदी की रोशनी ने उसे निगल लिया। उसके पैरों के नीचे की जमीन गायब हो गई। उसे लगा जैसे वह हवा में गिर रही हो। फिर अचानक सब शांत हो गया। उसने आंखें खोलीं। वो बर्फ जैसे सफेद पत्थरों से बने एक पुल पर खड़ी थी। पुल बादलों के ऊपर था। उसके नीचे कुछ नहीं, सिर्फ अंतहीन चांदी जैसी धुंध। सामने पहाड़ की चोटी पर एक महल था, चमकता हुआ, विशाल और आधा टूटा हुआ। उसकी दीवारें कांच जैसी पारदर्शी थीं। चांद की फीकी रोशनी उनमें कैद होकर चमक रही थी। निशाग्नि उसके साथ थी। वह चुपचाप उसके आगे चलने लगी। अनाया उसके पीछे पीछे पुल पार करने लगी। हर कदम पर नीचे धुंध में लहरें उठती, जैसे गहराई उसे देख रही हो। महल के द्वार खुले थे। भीतर अजीब सन्नाटा था। दीवारों पर चांदी के दीप जले थे, लेकिन उनमें आग नहीं, सफेद रोशनी थी। लंबी गलियारों में हवा नहीं थी, फिर भी पर्दे हिल रहे थे। महल के बीचों बीच पहुंचकर वे एक गोल कक्ष में रुके। कमरे के केंद्र में एक पत्थर का आसन था, और उसके ऊपर हवा में तैर रही थी चंद्रशिला। वह एक साधारण पत्थर नहीं थी। वह जैसे चांद का टूटा हुआ टुकड़ा थी, पारदर्शी, चमकदार और भीतर धीमी सफेद लपटें जलती हुईं। उसे देखते ही अनाया के लॉकेट की रोशनी तेज हो गई। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ी, महल कांप उठा। ऊपर की कांच जैसी छत में दरार पड़ गई। फिर दूसरी, फिर तीसरी। निशाग्नि ने सिर उठाकर भयानक गर्जना की। छत टूटकर बिखर गई। काले बादलों के बीच से विशाल पंख फैलाए व्योमासुर नीचे उतरा। उसका शरीर धुएं और राख से बना था, आंखें रक्त जैसी लाल थीं और उसके पंखों की हर फड़फड़ाहट से महल की दीवारें टूट रही थीं। वह सीधे चंद्रशिला के ऊपर मंडराने लगा। अनाया जड़ हो गई। निशाग्नि छलांग लगाकर हवा में उठी और दोनों टकराए। पूरा महल गूंज उठा। चांदी के कांच हवा में टूटकर चमकने लगे। चंद्रशिला बीच में कांप रही थी, और तभी उसके नीचे पत्थर के आसन पर एक नई आकृति चमकने लगी। एक वृत्त, और उसके भीतर एक शब्द उभर आया, बलिदान, बलिदान। वह शब्द पत्थर के आसन पर सफेद आग की तरह चमक रहा था। अनाया उसकी ओर देखती रह गई। ऊपर व्योमासुर और निशाग्नि की भिड़ंत से पूरा महल कांप रहा था। हर टक्कर पर कांच के टुकड़े बारिश की तरह गिरते और चांदनी में चमक उठते। निशाग्नि ने व्योमासुर की गर्दन पर पंजा मारा। काले धुएं का एक गुबार उठा। व्योमासुर दर्द से चीखा, लेकिन अगले ही पल उसने अपने विशाल पंख फैलाए और निशाग्नि को दीवार से दे मारा। पत्थर टूट गया। निशाग्नि नीचे गिरी।
उसकी अयाल की नीली आग धीमी पड़ने लगी। नहीं, अनाया के मुंह से निकला। व्योमासुर अब सीधे चंद्रशिला के ऊपर मंडरा रहा था। उसकी लाल आंखों में भूख थी, जैसे वो उसी क्षण उसे निगल जाना चाहता हो। अनाया दौड़कर आसन तक पहुंची। जैसे ही उसने हाथ चंद्रशिला की ओर बढ़ाया, उसकी उंगलियां तेज गर्मी से कांप उठीं। पत्थर जीवित था, उसकी सतह के भीतर सफेद लपटें धड़क रही थीं, दिल की तरह। अचानक उसके सामने हवा में रोशनी का एक वृत्त खुला। उसमें वही बूढ़ी स्त्री दिखाई दी, लेकिन इस बार उसका चेहरा धुंधला था, जैसे पानी में दिखता है। सुनो, उसकी आवाज टूटी हुई थी, चंद्रशिला को जगाने के लिए तुम्हें इसकी कीमत देनी होगी। क्या कीमत? जो तुम्हारे लिए सबसे प्रिय है। अनाया की सांस अटक गई। मैं क्या दूं? स्त्री ने उत्तर नहीं दिया। उसकी जगह वृत्त के भीतर एक के बाद एक दृश्य चमकने लगे। उसका गांव, उसकी छोटी खिड़की, बरसात की रातों में दादी की कहानियां, दादी के हाथों की गर्माहट, उनकी मुस्कान, उनकी आवाज। डर से भागना मत, उसके पार ही रास्ता होता है। अनाया की आंखें भर आईं। तभी उसे समझ आया, उसकी सबसे प्रिय चीज कोई वस्तु नहीं थी, वह थी उसकी दादी की स्मृतियां, उसकी सारी यादें। अगर उसने उन्हें दे दिया तो शायद उसे उनका चेहरा भी याद नहीं रहेगा। महल एक बार फिर कांपा। व्योमासुर नीचे झपटा। निशाग्नि घायल होकर फिर उठी और उसके रास्ते में कूद गई। दोनों हवा में भिड़ गए, लेकिन निशाग्नि कमजोर पड़ रही थी। समय खत्म हो रहा था। अनाया ने अपने लॉकेट को कसकर पकड़ लिया। उसकी धातु तप रही थी। उसने आंखें बंद की। उसे दादी की हंसी याद आई। वह शाम जब उन्होंने ये लॉकेट उसके गले में पहनाया था। उनकी आवाज, जिस दिन रास्ता तुम्हें बुलाए, पीछे मत देखना। अनाया के गालों पर आंसू बह निकले। अगर यही कीमत है, उसने फुसफुसाया, तो मैं देती हूँ। उसने लॉकेट उतारा और चंद्रशिला पर रख दिया। जैसे ही लॉकेट उसकी सतह से छुआ, पूरा महल सफेद रोशनी से भर गया। चंद्रशिला हवा में ऊपर उठ गई। उसके भीतर की लपट तेज हो गई, और अनाया के भीतर जैसे कुछ टूट गया। यादें उसकी उंगलियों से पानी की तरह फिसलने लगीं। एक चेहरा धुंधला, एक आवाज दूर, एक स्पर्श खोता हुआ। उसने कुछ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन सब रोशनी में बह गया। व्योमासुर चीखा, निशाग्नि गरजी, और चंद्रशिला आसमान की ओर उठती चली गई, सीधे उस बुझी हुई सफेद लौ की दिशा में। अनाया घुटनों के बल गिर पड़ी। उसकी हथेली खाली थी, और उसके दिल में एक दर्द था, जिसका कारण अब उसे याद नहीं था। सफेद रोशनी महल की टूटी छत से निकलकर आकाश में फैल गई। ऐसा लगा जैसे चांद ने अपनी खोई हुई सांस वापस पाली हो। बादलों के बीच उठती चंद्रशिला चमकते तारे की तरह ऊपर बढ़ रही थी, और उसकी रोशनी जहां पड़ती, वहां अंधेरा पीछे हटता जाता। अनाया अभी भी घुटनों के बल बैठी थी। उसकी हथेलियां कांप रही थीं। आंखों में आंसू थे, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी क्यों। उसे बस इतना महसूस हो रहा था कि उसके भीतर कोई बहुत कीमती चीज अभी अभी हमेशा के लिए चली गई है। सामने निशाग्नि और व्योमासुर की लड़ाई जारी थी। व्योमासुर ने अपने पंख फैलाए और पूरे कक्ष को काले धुएं से भर दिया। उसकी लाल आंखें उस धुएं में अंगारों की तरह चमक रही थीं। निशाग्नि ने दहाड़ते हुए उसे पीछे धकेला, लेकिन उसके पंजों से नीली आग अब धीमी हो चुकी थी। फिर व्योमासुर ने अपनी पूंछ घुमाई। निशाग्नि दूर पत्थर के स्तंभ से टकराई और जमीन पर गिर पड़ी। वो उठने की कोशिश करती रही, लेकिन नहीं उठ सकी। अनाया ने उसकी ओर देखा। पहली बार उसे डर नहीं लगा, बस एक अजीब सी चिंता हुई, जैसे किसी अपने को खोने का भय। व्योमासुर ने सिर उठाया और आसमान की ओर जाती चंद्रशिला को देखा। उसकी गर्जना से महल हिल उठा। वह छलांग लगाकर ऊपर उड़ा उसे रोकने के लिए। अनाया अचानक खड़ी हो गई। उसे नहीं पता था क्यों, बस इतना पता था कि उसे रोकना होगा। उसने जमीन से चांददंड उठाया। उसकी नीली रोशनी अब पहले से कहीं अधिक तेज थी, जैसे चंद्रशिला की शक्ति उससे जुड़ गई हो। व्योमासुर चंद्रशिला तक पहुंचने ही वाला था। अनाया ने दोनों हाथों से चांददंड आसमान की ओर उठा दिया, और उसी क्षण उसके भीतर से सफेद और नीली रोशनी की एक किरण निकली।
सीधे व्योमासुर की ओर। किरण उसके सीने से टकराए। वह दर्द से चीखा। उसका धुएं से बना शरीर टूटने लगा, जैसे राख हवा में बिखरती है। लेकिन वो खत्म नहीं हुआ, बल्कि और क्रोधित हो गया। उसने अपनी लाल आंखें अनाया पर गड़ा दी और बिजली की तरह नीचे गिरा। अनाया के पास बचने का समय नहीं था। तभी निशाग्नि आखिरी ताकत जुटाकर उसके सामने आ गई। व्योमासुर के पंजे उसके सीने में धंस गए। उसकी गर्जना पूरे महल में गूंज उठी। नीली आग चारों ओर फैल गई। अनाया चीख पड़ी। निशाग्नि लड़खड़ाई, लेकिन उसने व्योमासुर को पकड़े रखा। उसकी आंखें पहली बार सीधे अनाया से मिलीं। उन सुनहरी आंखों में आदेश नहीं था, नहीं भय, सिर्फ विश्वास। और जैसे ही उसने उसे देखा, अनाया के मन में एक टूटी हुई स्मृति चमकी। एक बच्ची, नीले जंगल के किनारे, दूर से वही सुनहरी आंखें उसे अंधेरे से देखती हुई, और कोई आवाज कहती हुई, जब समय आएगा ये तुम्हारी रक्षा करेगी। स्मृति फिर टूट गई। निशाग्नि ने पूरी शक्ति से व्योमासुर को पीछे धकेला। दोनों टूटी दीवार से बाहर बादलों की गहराई में गिर गए। महल एकदम शांत हो गया। अनाया दौड़कर टूटे किनारे तक पहुंची। नीचे सिर्फ चांदी जैसी धुंध थी। न निशाग्नि, न व्योमासुर, बस दूर आकाश में उठती हुई चंद्रशिला, जो अब चांदवन के ऊपर पहुंच चुकी थी। फिर अचानक दूर घाटी की दिशा से एक तेज सफेद लौ आकाश में भड़क उठी। इतनी उजली की रात दिन जैसी लगने लगी। सफेद लौ फिर जल उठी थी, लेकिन उसी क्षण महल की जमीन उसके पैरों के नीचे टूटने लगी और अनाया नीचे गिरने लगी। अनाया नीचे गिर रही थी। उसके चारों ओर टूटे हुए कांच, सफेद रोशनी और चांदी की धूल हवा में तैर रही थी। ऊपर महल बिखर रहा था, नीचे अंतहीन धुंध फैली थी। उसे लगा अब सब खत्म हो जाएगा। उसने आंखें बंद कर लीं, लेकिन गिरना अचानक रुक गया। उसे महसूस हुआ जैसे किसी गर्म, जीवित चीज ने उसे थाम लिया हो। उसने धीरे धीरे आंखें खोलीं। वह निशाग्नि की पीठ पर थी। उसकी अयाल अब पहले से फीकी थी, लेकिन उसमें अब भी नीली आग जल रही थी। उसके विशाल पंजे बादलों को चीरते हुए हवा में दौड़ रहे थे। नीचे धुंध की नदी बह रही थी। अनाया ने उसकी गर्दन कसकर पकड़ ली। तुम, उसके होंठ कांपे। निशाग्नि ने जवाब में धीमी गर्जना की। वह जीवित थी, लेकिन घायल। उसके कंधे से काली राख जैसी धुआं उठ रहा था, जहां व्योमासुर के पंजों ने उसे घायल किया था। वे बादलों को चीरते हुए चांदवन की ओर लौट रहे थे। दूर घाटी अब सफेद रोशनी में नहा चुकी थी। नीले जंगल की बुझी पत्तियां फिर चमकने लगी थीं। हवा लौट आई थी। पेड़ों की घंटियां फिर बज रही थीं। सफेद लौ स्तंभ की चोटी पर पहले से कहीं अधिक तेज जल रही थी। चांदवन बच गया था, लेकिन आसमान पूरी तरह शांत नहीं था। दूर काले बादलों में अब भी लाल चिनगारियां चमक रही थीं, जैसे व्योमासुर पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ। निशाग्नि धीरे धीरे नीचे उतरी और उसी ताल के किनारे आकर रुकी जहां से यात्रा शुरू हुई थी। अनाया उसके कंधे से उतर गई। जैसे ही उसके पैर जमीन पर पड़े, उसे चक्कर आया। बूढ़ी स्त्री फिर वहीं थी, ताल के किनारे खड़ी, जैसे वह कभी गई ही न हो। उसने अनाया को देखा और मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में उदासी थी। तुम सफल रहीं। अनाया ने चारों ओर देखा। सब कुछ सुंदर था, सुरक्षित था, लेकिन उसके भीतर खालीपन अब भी था। वह रुकी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं कुछ भूल गई हूँ। बूढ़ी स्त्री चुप रही। अनाया ने माथे पर हाथ रखा। कोई था, बहुत अपना, लेकिन उसका चेहरा याद नहीं आ रहा। ताल का पानी कांपा। उसमें एक धुंधली परछाई बनी, फिर टूट गई। स्त्री ने कहा, चंद्रशिला अपना मूल्य ले चुकी है। क्या मैंने कुछ खोया है? हाँ, क्या? एक स्मृति। अनाया की आंखें भीग गईं। किसकी? बूढ़ी स्त्री ने उत्तर नहीं दिया। निशाग्नि उसके पास आकर बैठ गई। उसने अपना विशाल सिर अनाया के कंधे से लगा दिया। अनाया ने अनजाने में उसकी अयाल सहलाई, और उसी क्षण उसे कुछ महसूस हुआ, जैसे कोई पुराना स्पर्श, जैसे किसी ने बचपन में इसी तरह उसके सिर पर हाथ फेरा हो। उसका दिल जोर से धड़का, लेकिन चेहरा अब भी धुंधला था। ताल के ऊपर हवा तेज हो गई।
बूढ़ी स्त्री की आकृति हल्की पड़ने लगी, जैसे वह धुंध में घुल रही हो। रुको, अनाया ने पुकारा। व्योमासुर खत्म हुआ या नहीं? स्त्री की आवाज हवा में तैरती हुई आई। नहीं, वह छाया है। छाया मिटती नहीं, बस पीछे हटती है। तो क्या वह फिर लौटेगा? जब लौ कमजोर होगी, या जब कोई उसे बुलाएगा। और तब स्त्री की चांदी जैसी आंखें आखिरी बार चमकीं। तब चांदवन फिर तुम्हें पुकारेगा। और वह गायब हो गई। ताल फिर शांत हो गया। सिर्फ चांद की परछाई बची रही। लेकिन उसी पल जंगल के पार पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर किसी ने आग जलाई। काली आग, और उसके चारों ओर लाल आंखों वाले कई साए एक साथ जाग। पहाड़ की चोटी पर जलती काली आग रात को चीर रही थी। उसकी लपटें ऊपर नहीं उठ रही थीं, वे जैसे आसमान को नीचे खींच रही थीं। लाल आंखों वाले साए उस आग के चारों ओर स्थिर खड़े थे। दूर होने के बावजूद उनकी मौजूदगी साफ महसूस हो रही थी, जैसे पूरी घाटी उनकी सांस सुन पा रही हो। अनाया ताल के किनारे खड़ी रह गई। निशाग्नि ने धीमी, भारी गर्जना की। उसकी सुनहरी आंखें उसी दिशा में जमी थीं। उसकी अयाल की नीली लपटें फिर से भड़क उठीं, पहले से छोटी लेकिन तीखी। चांदवन बच गया था, पर युद्ध खत्म नहीं हुआ था। गांव से घंटियों की आवाज आने लगी। लोग घरों से बाहर निकल आए थे। सफेद लौ को फिर जलता देखकर घाटी में खुशी फैल गई थी। लेकिन जल्दी सबकी नजरें उसी पहाड़ी पर टिक गईं जहां काली आग जल रही थी। आसमान में पूरा चांद अब फिर चमक रहा था, मगर उसके किनारे पर एक काला धब्बा अब भी बाकी था। अनाया गांव की ओर लौटी। निशाग्नि उसके साथ साथ चल रही थी। जंगल के पेड़ उनके गुजरते ही झुक रहे थे, जैसे उनका स्वागत कर रहे हों। नीली पत्तियां उनके ऊपर बरस रही थीं। गांव के चौक में पहुंचते ही लोग ठहर गए। कुछ ने सिर झुका लिया, कुछ विस्मय से निशाग्नि को देखते रह गए। बूढ़ा रक्षक सबसे आगे आया। उसकी आंखों में राहत थी और सम्मान भी। लौ फिर जल रही है, उसने धीमे से कहा, तुमने चांदवन को बचा लिया। अनाया ने कुछ नहीं कहा। उसे खुशी महसूस होनी चाहिए थी, लेकिन उसके भीतर खालीपन था, जैसे जीत के बीच कोई नाम खो गया हो। रक्षक की नज़र उसके गले पर गई। लॉकेट कहाँ है? अनाया ने अनजाने में अपनी गर्दन छुई। वो खाली थी। मुझे नहीं पता, उसने कहा। शायद वहीं रह गया। रक्षक समझ गया। उसने सिर झुका लिया। उसी रात पूरे गांव में दीप जलाए गए। बच्चों ने नाच किया, ढोल बजे। लोग सफेद लौ की ओर देखकर प्रार्थना करते रहे। लेकिन अनाया उत्सव से दूर रही। वो अपनी झोपड़ी की खिड़की पर बैठी रही, ठीक वहीं जहां से उसने पहली बार लौ को बुझा देखा था। अब लौ जल रही थी। जंगल चमक रहा था, सब कुछ ठीक था। फिर भी उसकी आंखों में नींद नहीं थी। आधी रात के बाद उसे लकड़ी के फर्श पर कुछ चमकता दिखा। वह झुकी। वहां एक छोटा सा चांदी का टुकड़ा पड़ा था, आधा जला हुआ, लॉकेट का हिस्सा। उसने उसे हाथ में लिया। जैसे ही उसकी उंगलियां उससे छुईं, एक स्मृति बिजली की तरह उसके भीतर चमकी। एक झुर्रियों भरा हाथ, उसकी हथेली पर रखा यही लॉकेट। एक आवाज, इसे कभी मत खोना। और फिर एक चेहरा, धुंधला लेकिन मुस्कुराता हुआ। अनाया हाँफते हुए पीछे हट गई। कौन? उसकी आंखों से आंसू बह निकले। नाम अभी भी याद नहीं आया, लेकिन एहसास लौट आया था। प्रेम, अपनापन, खोना। उसी क्षण बाहर निशाग्नि जोर से गरजी। अनाया खिड़की तक भागी। दूर पहाड़ पर जलती काली आग अचानक और ऊंची हो गई थी, और उसके भीतर से एक आकृति बाहर निकली, मानव जैसी, लेकिन उसके कंधों पर काले पंख थे। उसने अपना चेहरा चांद की ओर उठाया और फिर सीधे गांव की ओर देखा। पहाड़ की चोटी पर खड़ी वह आकृति चांदनी में काली परछाई जैसी दिख रही थी। उसके पीछे काली आग जल रही थी और उसके कंधों से फैले पंख हवा को चीर रहे थे। उसकी आंखें लाल थीं, व्योमासुर जैसी, लेकिन उनमें एक अजीब चेतना थी, जैसे वह सिर्फ छाया नहीं, इच्छा भी हो। गांव में फिर घंटियां बज उठीं। लोग घरों से बाहर निकल आए। बच्चों को भीतर भेज दिया गया। दरवाजे बंद होने लगे। मशालें फिर जल उठीं।
अभी कुछ ही घंटे पहले जो जगह उत्सव में डूबी थी, अब फिर भय से भर गई। अनाया बाहर आ गई। निशाग्नि उसके पास खड़ी थी। उसकी अयाल की नीली लपटें हवा में कांप रही थीं। काली आकृति पहाड़ से नीचे उतरने लगी, लेकिन वह चल नहीं रही थी। वह हवा में तैर रही थी, धीरे धीरे गांव की ओर। जैसे जैसे वह पास आए, चांद की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी। वह कोई राक्षस नहीं था, वह एक युवक था, लंबे सफेद बाल, राख जैसे काले वस्त्र और आंखों में लाल चमक। उसकी पीठ से धुएं जैसे पंख निकल रहे थे। वह गांव के बाहर आकर हवा में रुक गया। सबने सांस रोक ली। उसकी नज़र सीधे अनाया पर थी। तुमने लौ जला दी, उसने कहा। उसकी आवाज़ गहरी थी, लेकिन वैसी नहीं जैसी व्योमासुर की थी। उसमें दर्द था। अनाया ने चांददंड कसकर पकड़ा। तुम कौन हो? वो कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मैं उसका बचा हुआ हिस्सा हूँ। किसका? व्योमासुर का, और उस मनुष्य का जिसने उसे बांधने के लिए खुद को उसके साथ मिला दिया था। चारों ओर सन्नाटा छा गया। बूढ़ा रक्षक कांप उठा। असंभव। युवक की आंखें चांद की ओर उठीं। सदियों पहले सफेद लौ ने अंधेरे को हराया नहीं था, उसने उसे कैद किया था। लेकिन हर कैद की एक दरार होती है। तुम यहाँ क्या चाहते हो? अनाया ने पूछा। कुछ नहीं, अभी। तो आए क्यों हो? उसने अनाया की ओर देखा। क्योंकि चंद्रशिला ने तुम्हें चुना है, और जिसने उसे चुना उसका भाग्य चांदवन से हमेशा के लिए बंध जाता है। अनाया के भीतर सिहरन दौड़ गई। क्या व्योमासुर लौटेगा? युवक की आंखों में लाल चमक तेज हुई। हाँ, कब? जब चांद फिर अधूरा होगा। निशाग्नि गरजी। युवक ने उसकी ओर देखा, और पहली बार उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। तुम अब भी उसकी रक्षा कर रही हो। फिर उसने अपने पंख फैलाए। यह अंत नहीं था, उसने कहा, बस पहली लौ थी। अगले ही पल वो काली राख में बदलकर हवा में बिखर गया। आकाश शांत हो गया। काली आग बुझ गई। पहाड़ फिर अंधेरे में डूब गया। गांव में कोई नहीं बोला, सिर्फ सफेद लौ जलती रही। उस रात अनाया फिर नीले जंगल के किनारे गई। निशाग्नि उसके साथ थी। दोनों उसी पत्थर के स्तंभ के सामने खड़े रहे, जहां सफेद लौ अब पहले से कहीं ऊंची जल रही थी। उसने ऊपर देखा। चांद पूरा था, लेकिन उसकी सतह पर एक पतली काली रेखा अब भी थी। अनाया ने स्तंभ को छुआ। पत्थर गर्म था। उसके भीतर कहीं दूर एक जानी पहचानी आवाज जैसे हवा में तैर गई। रास्ता खत्म नहीं हुआ। उसने आंखें बंद कर लीं। उसे अभी भी सब याद नहीं आया था। कुछ चेहरे धुंधले थे, कुछ नाम खो चुके थे, लेकिन अब उसे यह समझ आ गया था कि हर खोई हुई चीज सचमुच खोती नहीं। कुछ यादें लौ बन जाती हैं और अंधेरे के लौटने तक जलती रहती हैं। निशाग्नि ने चांद की ओर देखा और लंबी गर्जना की। नीले जंगल की घंटियां एक साथ बज उठीं, और चांदवन की सफेद लौ रात के हृदय में जलती रही।